ज़िया डेंटल सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। सर मुझे ये बताइएगा कि जगह जगह पे हमें क्लिनिक नज़र आते हैं, हम किस तरह से इस बात को पता करेंगे कि ये क्वालिफाइड है या फिर क्वैक है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसका अब तो बहुत आसान हो गया काम। आप इंटरनेट पे उन डॉक्टर साहब के बारे में सर्च कर सकते हैं। वैसे तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वजह से क्वैक्स या जो अतायत है उसका काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, लेकिन कहीं कहीं दाव लग जाता है उनका अताइयों का। तो एक तो आप नेट पे वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरे जगह अगर आपको शक हो, यूजुअली तो क्वालिफाइड ही ज़्यादातर बैठे हुए और अच्छा काम करें। अगर आपको शक हो कि ये डॉक्टर साहब क्वालिफाइड नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, जी आपने कौन से साल में किस मेडिकल कॉलेज से आपने BDS किया है, हमारी जो बेसिक डिग्री है बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी, वो आपने कहाँ से किया है। और आपका पूरा राइट है कि आप उनसे पूछ सकें कि आपका पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल PMDC का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। यूजुअली हम जितने भी हम रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, हमने अपने क्लिनिक पे अपना PMDC नंबर हमने डिस्प्ले किया होता है, हमने उसको फ्रेम करके दीवार पे लगाया होता है। क्वैक्स ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि उन पास होता नहीं है। उसके अलावा आपको उनसे पूछ लें जी कि आपके क्लिनिक पे इंस्ट्रूमेंट की स्टरलाइजेशन का क्या हिसाब किताब है, क्या रखा हुआ है। ठीक है। तो वो आपको मुतमईन कर सकें तो आप वहाँ पे बैठिए, ना कर सके तो एक लम्हे से पहले निकल आइए। इंस्ट्रूमेंट्स की आप बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इतना इल्म नहीं होता, वो किस तरह से इन चीज़ों का पता लगाएं कि ये वाकई में हकीकी डॉक्टर हैं, इनके पास डिग्री है, ये क्वालिफाइड हैं? वही ना, वो आप जब पूछेंगे मैंने बताया तो आपको बता सकें एतमाद के साथ तो ठीक है। अगर आपको वो आएँ बाएँ शाएँ करें तो वहाँ से उठ पड़े तो समझ जाएँ आप। और एक दूसरी बात ये कि ऑफ हमें बहुत पसंद होता है, डिस्काउंट अगर हमें मिल रहा है तो वो भी बड़ा हमें अच्छा लगता है कि ठीक है डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी आजकल आप सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी देखें तो आपको 70% ऑफ मिल रहा है स्केलिंग में, वाइटनिंग में, और 3000 4000 चार्जेज़ हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मैंने भी नोट किया अभी। मुझे महसूस होता है कि जब यंग डॉक्टर्स हमने जब काम शुरू किया था, हम भी कुछ अपने रेट्स हमारे कम थे, तो हो सकता है कि वो ठीक ही हों, लेकिन वहाँ जाके आप तसल्ली कर लें कि इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी बाकी जो हाइजीन है, लाइक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वो कैसे है, उनके इस्तेमाल शुदा ग्लव्स और जो बाकी मुँह में फेंकने वाली चीज़ें उनको डिस्पोज कैसे कर रहे हैं, या उनके पास स्टरलाइजेशन के लिए, इंस्ट्रूमेंट की सफाई के लिए ऑटोक्लेव नामी कोई मशीन है जिसमें वो साफ़ करते हैं। अगर तो ये चीज़ें हैं तो फिर तो ऑफ़ करने में कोई हरज नहीं है उसके ट्रीटमेंट कराने पे, क्योंकि वो शुरू में उन्होंने ज़ाहिर क्लाइंटेज बनाने के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है। लेकिन यूजुअली क्वैक्स भी ऐसा कर सकते हैं। क्वैक्स मौजूद हैं, और ये भी तो हो सकता है कि आपने स्टार्ट में पैसा लगाएंगे तो चमक धमक देख के लोग आएंगे। बिल्कुल ऐसे, अगर चमक धमक नहीं होगी तो लोग कैसे आएंगे? हाँ जी, तो ये इतनी बुरी बात नहीं है ऑफ लगाना, लेकिन अपनी तसल्ली आप कर लीजिए। ठीक है। ये भी बताइएगा कि कहा जाता है डेंटल क्लिनिक बीमारियां फैलाने में सर फहरिस्त हैं, इसमें कितनी हकीकत है? बिल्कुल ये बात ठीक है अगर वो क्वैक्स का हो तो। हम जो सर्टिफाइड डेंटिस्ट हैं और जो बड़े शहरों में बैठे हैं, यूजुअली सारे ही रजिस्टर्ड होते हैं और उनके पास इंस्ट्रूमेंट की सफाई का बहुत एहतमाम होता है। जहाँ तक आपने कहा कि ये एक डेंटल क्लिनिक बीमारियाँ फैला सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं अपने पेशेंट से ये कहा करता हूँ कि हम जिस बर्तन में खाना खाते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि बर्तन बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन हो। हम जिस ग्लास में पानी पीते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, लेकिन जिस मुंह से खाते हैं अगर वो ब्रश ना करने से गंदा है, या जिन इंस्ट्रूमेंट से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो गंदे हैं, तो आप उससे ख़ुद तवक्कुल लगाएं कि बीमारी तो आपकी तो क्या ठीक होनी है, दूसरी और लग जाती है। अब अगर मैं ये कहूँ कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके फैलाने में डेंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्वैक डेंटिस्ट का, क्वालिफाइड करें। इंस्ट्रूमेंट गंदे हों तो उनसे 3 तरह की बीमारियां लग सकती हैं, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हो सकती हैं उनमें होता है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है सेप्टिसीमिया है, यानी कि मुंह की इन्फेक्शन है अगर गंदे इंस्ट्रूमेंट से तो वो पूरे जिस्म में फैल सकती है, जो कि बड़ी फिर हाई ग्रेड मेडिसिन खानी पड़ती हैं या कुछ सर्जरीज़ हैं, और अगर ना वक्त पे पता चले तो बात काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। इसके अलावा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में मुंह में कोई एब्सेस कहते हैं कलेक्शन ऑफ पस को, कोई पस का दाना अगर बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट गंदे की वजह से और उसको नहीं ट्रीट किया गया तो वो भी एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल में चला जाता है। सेकंड मैंने बताया आपको कि वायरल बीमारियों में हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और एड्स, ये चीज़ें भी गंदे इंस्ट्रूमेंट से फैल सकती हैं।
हेपेटाइटिस बी और सी बेसिकली ये लिवर या जिगर से मुतल्लिक है। अगर एक मरीज़ को कोई मसला है और उसके इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए और बगैर साफ़ किए, सही तरीके से साफ़ किए, जो कि कोएक्स करते हैं, मैं फिर बता दूं क्वालिफाइड डेंटिस्ट ऐसा नहीं कर सकते, तो वो जिगर की बहुत बीमारियां बन जाती हैं, जिसमें पेट का फूलना आखिर में आ जाता है, लिवर सिरोसिस, जिसका कि आमतौर पे इलाज बड़ा ही लंबा, महंगा और बाज़ औक़ात मुश्किल या नामुमकिन की हद तक जा सकता है। उसके बाद एड्स है, ये भी एक ऐसी बीमारी जो कि इसी तरह से आ सकती है। अब आते हैं फंगल डिजीज़, वो ज़ुबान और मसूड़ों से शुरू होती वो जबड़े में फैल सकती हैं, वो सांस की नाली या खुराक की नाली में भी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर इंस्ट्रूमेंट गंदे हैं तो उससे मरीज़ को तो नुकसान होता है, तो डेंटिस्ट को खुद भी हो सकता है, क्योंकि हमने ग्लव्स पहने होते हैं, वो रबर के ग्लव्स होते हैं, तो जो नुकीले या नोकदार इंस्ट्रूमेंट हमें खुद भी चुभ सकते हैं, हमारे क्लिनिकल स्टाफ को भी चुभ सकते हैं, और वो एक कम्युनिटी में भी बीमारी फैलाने का बायस बनता है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट है जो कि एक क्वैक डेंटिस्ट के क्लिनिक से कोई बीमारी कैरी करके लेके जा रहा है, तो माशरे के बाकी वो इर्द गिर्द के लोगों में जिनसे इसका इंटरेक्ट है किसी किस्म का भी, वो बीमारी आगे से आगे फैलने का सबब बनती है। तो गंदे इंस्ट्रूमेंट से ना सिर्फ मरीजों को खतरा है, बल्कि खुद उस क्वैक डेंटिस्ट को और उसके स्टाफ को भी खतरा हो सकता है। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की सफाई कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है, और किस तरह से पता चले कि ये इंस्ट्रूमेंट साफ़ हैं? ये होता है कि हम जब अपने क्लिनिक में हमारे एक ऑटोक्लेव नाम की मशीन होती है, जो कि 121 डिग्री से लेके 134 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टीम स्टरलाइजेशन करती है, स्टीम के थ्रू। पानी आमतौर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। बहुत से जो कोएक्स हैं वो बॉयल करके इंस्ट्रूमेंट रख लेते हैं, बॉइलिंग सफिशेंट नहीं है। 121 या 134 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ऑटोक्लेव टेम्परेचर देती है वो 15 से 25 मिनट तक देनी होती है, फिर कहीं जाके इंस्ट्रूमेंट साफ़ होते हैं। उसके बाद उनको जो इनिशियल एग्जामिनेशन, इब्तदाई मुआयना हमने मरीज़ का करना होता है, उसके लिए एक पाउच बनी होती है, हम उस पाउच में तो उसमें रखते हैं। तो आप वो जहाँ जाएँ वहाँ पे डॉक्टर से कह सकते हैं हमें वो पाउच दिखा दें, जिससे आप हमें एग्जामिन करें कि हमारा करेंगे। तो जो ऑटोक्लेव और उसके बाद जो इनिशियल एग्जामिनेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट की पाउच है, वो एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये क्लिनिक सर्टिफाइड है या फिर स्टरलाइजेशन पूरी है। अगर आपको इसके बारे में ज़रा सा कोई शक व शुबा हो या वो साहब आपको बताने में तामुल करें, तो इसका मतलब वो क्वालिफाइड डेंटिस्ट नहीं है, और चीज़ से ये वहाँ से आप अपना जाना ही मुनासिब समझिए। मैं बताऊँ, ये इस मेरी बात को हल्का ना लीजिए, गंदे इंस्ट्रूमेंट्स बीमारियाँ फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल। सो जहाँ पे भी जाएं, अगर डेंटल क्लिनिक में आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने इंस्ट्रूमेंट का पाउच चेक करना है कि पाउच में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कितने साफ़ हैं और कितने अच्छे हैं, तो उसके बाद ही आपने अपना ट्रीटमेंट करवाना है। अदरवाइज़ आप अपनी जो भी आपके साथ होगा उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही होंगे, और अपनी सेहत को भी ख़राब करेंगे आप, और दूसरों के भी, अपने जो करीबी आपके लोग हैं उन तक भी। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि दांतों के इलाज के सिलसिले में क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए हमें? पहले तो बचाव करना चाहिए कि आपको हर मीठी और चिपकने वाली चीज़ के खाने के बाद ब्रश कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ना खाएं, क्योंकि जिसको शौक़ है मीठे का उसने हमारे कहने से मना तो है नहीं। चॉकलेट्स खाने वाला बंदा कहाँ जाए? नहीं, लेकिन वो आप कंडीशन रख देना कि आप सफाई करेंगे बच्चों को तो फिर चॉकलेट मिलेगा, बड़े खुश समझ आएँ। दूसरी बात ये कि जो नशास्तदार चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रोटी चावल आलू, ये खाने के बाद ब्रश करें, और रात को ब्रश करें, सही तरीके से ब्रश करें, सही सिलेक्शन के साथ ब्रश करें। ये तो आ गया बचाव। अब अगर इलाज की तरफ बात आती है तो खुदारा जैसे ही मुंह में सिम्टम आपको फील हो, खाना फंस रहा है, खाना चबाने से दर्द है, पानी पीने से ठंडा लग रहा है, चाय कॉफ़ी यखनी सूप पीने से गर्म लग रहा है, आइसक्रीम या कोई और मीठी चीज़ खाते ही दर्द होता है, खाना दबाने में कोई मसला हो रहा है, या आप दर्द की वजह से मुंह की या दांतों की दर्द की वजह से सोते से उठ के बैठते हैं, तो इस बात की अलामत है कि कोई ना कोई आपको डेंटल इशू है। फौरी से पहले प्रायोरिटी पे डेंटिस्ट के पास जाएं, ताकि जो भी बात है वो शुरू में पकड़ी जाए, क्योंकि जितनी आप इब्तदाई स्टेज पे बीमारी को पकड़ेंगे उसका इलाज उतना ही आसान और सस्ता होगा। वरना जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ट्रीटमेंट की स्टेजेस और रजू ही तब करते हैं जब एंड हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पहले दम कराते हैं, कोई लकड़ियाँ चुबाते हैं, कोई पता नहीं गले में लटकाते हैं, फिर जब दांत हिलता है तो फिर हमारे पास आते हैं, तब हमारे पास दांत निकालने के अलावा और कुछ चारा नहीं होता। और बाज़-औक़ात बात इससे बढ़ चुकी होती है, वो जबड़े की हड्डी तक बीमारी जा चुकी होती है, हमें फिर मेजर सर्जरीज करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो दांतों की सफाई के लिए जो हम अपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसकी सफाई किस तरह से की जानी चाहिए, या कितने टाइम के बाद हमें अपना ब्रश वगैरह चेंज करना?
चाहिए? हम अपना जो टूथब्रश करते हैं आम तो आजकल वो कवर के साथ मिलते हैं जी। तो हर दफ़ा जब दांत ब्रश करें आपको अच्छी तरह से पानी से धो के आप टिश्यू ड्राई करके उस कवर के अंदर रखते हैं और जब भी आप टूथब्रश करने लगें पहले आप रनिंग पानी से उसको एक दफ़ा धो लें फिर आप टूथपेस्ट के साथ इस्तेमाल करें। हर थोड़े दिन के बाद अपने ब्रश को बॉइल्ड पानी में थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए रखें ताकि सतही तौर पे जो भी जरासीम है वो साफ़ हो सकें। वो चूँकि आपके अपने ही मुंह के होंगे तो फिर भी आप उनको सफाई करना बेहतर है। और हर 2 से 3 माह के बाद ब्रश को आप लाइट में देखें, अगर उसके ब्रशेस मुड़े हुए लग रहे हैं आपको तो उसको फौरी तौर पे डिस्कार्ड करके नया ले लें। अब ये ब्रश के ब्रशेस मुड़े होने की वजह ये है कि हमारे यहाँ कुछ लोग बड़ी सख्ती से ब्रश करते हैं, बड़े ज़ोर से ब्रश करते हैं। हाँ। अच्छा, जहाँ ब्रश ना करना गलत है वहाँ इतनी ज़ोर से ब्रश करना भी गलत है और वो करते भी दांतों की लंबाई के मुखालिफ हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रश करते हैं। एक तो प्रेशर जेंटल दें, नॉर्मल दें, अपने ही दांत हैं, और दूसरी बात है ऊपर नीचे साफ़ करें और दायरों की शक्ल में साफ़ करें। इससे दांतों की सरफेस पे लोड नहीं पड़ता और जो पहली प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हिफाजती लेयर है एनामल, वो ख़राब नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो रगड़ के और घंटा लगा के दांत ब्रश के कर रहे होते हैं, ये तो वो लोग होते हैं ना जो सिगरेट का यूज़ करते हैं, पान का इस्तेमाल करते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि ये इनके जो दाग हैं वो उतर जाएं। नहीं, वो तो उनको तो एक इशू नफसियाती होता है ना। हमारे यहाँ बाकी जो भी लोग नफसियाती इशू है, नफसियाती इशू चूँकि होता है ना, मैंने सिगरेट पी है, बू ना आए, मैंने पान खाया हुआ, दाग लगेंगे, मैं हंसूंगा तो बुरे लगेंगे। इसके अलावा कोई ऐसे नफीस तबीयत लोग भी होते हैं जिनको ये आदत नहीं होती पान चाली की, लेकिन वो इतने केयरिंग होते हैं और वो इतनी केयर करने की कोशिश में दांतों को इतनी ज़ोर से साफ़ करते हैं कि उनको वो भी उल्टा पड़ जाता है। तो ये जिनके दांतों पे इतने दाग धब्बे होते हैं वो किस तरह से अपने दांत साफ़ करेंगे? पहले तो जिस चीज़ से धब्बे पड़ रहे हैं उसको रोकने का अहद करें, फिर डेंटिस्ट के पास आएँ हम, फिर अल्ट्रासाउंड। अगर कोई इंसान नहीं छोड़ सकता, अब जैसे पान का कोई आदी है, ये एक नशा ही है ना, नहीं ख़त्म होता, सिगरेट है वो नहीं छोड़ सकते। मैं आपको बताऊं, ये पान, छालिया, सिगरेट ये एडिक्शन नहीं है, ये हैबिचुएशन है। एडिक्शन को छोड़ना मुश्किल होता है, हैबिट को बदलना मुश्किल नहीं होता। अगर आप, मैं बहुत सी मिसालें मेरे सामने जिन्होंने सोचा कि आज से सिगरेट नहीं पीना, उन्होंने सिगरेट नहीं पिया। पिछले दिनों मेरे पास एक केस था, वो पिछले कई सालों से पान खा रहे थे वो साहब। उनको जब मैंने तमाम तरीके से उनको डरा धमका के समझाया सारा, एट द स्पॉट उन्होंने पान, आज उनको 10वां दिन है पान नहीं खाया। तो इसका मतलब है कि अगर आप कुछ सोच लें, ठान लें, तो कोई बात नहीं है ऐसी। किस तरह से आपने डराया धमकाया, थोड़ा हमें भी बता दें ताकि हमारे देखने वालों के लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। बिल्कुल, यूट्यूब पे या इंटरनेट पे बेतहाशा आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि पान, छालिया और स्मोकिंग के लेटर ऑन रिजल्ट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल सिगरेट ही है, ये सिर्फ आपके फेफड़े या दिल ख़राब नहीं करती, ये आपके दांत, आपके मसूड़े, आपकी ज़ुबान, आप चीख का अंदर का हिस्सा, सांस की नाली, खुराक की नाली, फेफड़े और हार्ट, इनकी एक जो पफ या कश सिगरेट का है वो आपके कितने ऑर्गन को ख़राब करता है। इसको बताया जा सकता है पेशेंट को, उनको डेमोस्ट्रेट किया जाता है, इलस्ट्रेट किया जा सकता है, वीडियोस दिखाई जा सकती हैं। तो अगर जिसको कोई भी अपने ख़ानदान का और अपना ख्याल होगा तो मेरा ख्याल है वो ज़रूर समझेगा। ऑल्दो कि ये मुश्किल काम है, लेकिन हो सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं। एक पैगाम जो आप देना चाहें? पैगाम ये कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी एक सेहतमंद और एक खूबसूरत वजूद और ज़िंदगी से नवाजा है, उसकी कदर करनी चाहिए। फितरती चीज़ों पे आ जाना चाहिए, रिफ़ाइंड चीज़ों के बजाय ऑर्गेनिक चीज़ें खानी चाहिए, फैब्रिक चीज़ें खानी चाहिए और अपने जिस्म, अपनी सेहत, अपने दिमाग और अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर इमरान ज़िया डेंटल सर्जन हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके बताए हमें कि हम किस तरह से एक डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर का पता लगा सकते हैं। और अगर आप अपने दांतों की क्लीनिंग के लिए जा रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट लाजमी चेक करें।